आय से अधिक संपत्ति मामले में घिरे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हमला बोला है। हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी सरकार में गणेश जोशी भ्रष्टाचार के सर्वांगीणता के प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ के नदी नाले चीख चीख कर बोल रहे हैं कि हमारे अपराधी गणेश जोशी हैं। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि इस पर सीएम धामी मौन क्यों हैं। आगे उन्होंने कहा कि ग्राम्य विकास में सिंचाई में घोटाले का मामला भी उठा है। वहीं सैन्य धाम के नाम पर खुली लूट समाचार चैनलों में खुलकर दिखाई है। तुम्हारे लिए है वो सब कुछ। मुझे आप ही के किसी मित्र ने बताया था कि गणेश जोशी जी कह रहे हैं कि मैं अकेले थोड़ी हूँ, और भी तो मेरे जैसे ही हैं सब। आप पता नहीं कितना, ये सवाल मैंने आपको दे दिया, आप पूछ लीजिए। गणेश जोशी जी हो सकता है आपको बताना चाहें। आप सरकार में रहे हैं, सरकार चलाई है, देखिए, ये गंभीर मामला है। पहले सीबीआई उनके विभाग की जांच कर रही, फिर सिंचाई विभाग में भ्रष्टाचार का मामला देहरादून का उठा है, उनका पीएम सिंचाई वाले में जो है उसमें उठा है। सैन्य धाम के नाम पर खुली लूट यहाँ के समाचार चैनलों ने, दूसरों ने पूरी खुल करके दिखाई है। तो और यहाँ के नदी नाले खाले सारे चीख चीख करके कह रहे हैं कि हमारा अपराधी कौन, गणेश जोशी। और ये नदी खाले ये भी कह रहे हैं कि धामी क्यों है इस पर मौन। तो ये जो है गणेश जोशी जी यदि इस सरकार के सर्वांगीणता के प्रतीक हैं, भ्रष्टाचार में जो सर्वांगीणता है उसके प्रतीक हैं। नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा के खिलाफ हल्द्वानी पुलिस ने धारा 82 की कार्रवाई की है। हल्द्वानी के मुखानी और मुक्तेश्वर क्षेत्र स्थित घर में नोटिस चस्पा किया गया है। पुलिस ने ढोल नगाड़े से मुनादी कर क्षेत्र के लोगों को मुकेश बोरा के फरार होने की जानकारी दी है। आपको बता दें कि मुकेश बोरा पर विधवा महिला से दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज है। वहीं मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही मुकेश बोरा फरार चल रहा है। बढ़ते हैं आगे, रुक करेंगे उत्तर प्रदेश से खबर का, जहां सीएम योगी की महत्वाकांक्षी परियोजना में शामिल अटल आवासीय विद्यालय में 12 सितंबर से दूसरा शिक्षण सत्र शुरू हो चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से प्रदेश के सभी 18 मंडलों में नवनिर्मित अटल आवासीय विद्यालय में नए शैक्षणिक सत्र का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि अटल स्कूल में 1000 छात्रों को निःशुल्क आवासीय सुविधा के साथ शिक्षा और निःशुल्क भोजन दिए जाने की व्यवस्था की गई है। अटल आवासीय विद्यालय में सीबीएसई पैटर्न के साथ ही नई शिक्षा नीति पर आधारित पाठ्यक्रम लागू है। शिक्षण सत्र का शुभारंभ करने के साथ ही सीएम योगी ने मेधावी छात्रों को पुरस्कार भी वितरित किए। श्रद्धेय अटल जी के सामने एक बड़ी चुनौती थी। एक व्यापक जीवन का अनुभव था और उस व्यापक जीवन के अनुभव को उन्होंने अपने शब्दों से, अपने काव्यों के माध्यम से, और जब सरकार में आने का अवसर प्राप्त हुआ तो इन बुराइयों से लड़ने के लिए एक व्यापक कार्य योजना को जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य उन्होंने अपने कालखंड में किया था। ये हमारा सौभाग्य है कि श्रद्धेय अटल जी की स्मृतियों को 18 अटल आवासीय विद्यालयों के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्पना के अनुरूप जमीनी धरातल पर उतारने का प्रथम चरण का कार्यक्रम शुभारंभ होने के साथ साथ इस द्वितीय शैक्षिक सत्र का शुभारंभ करने के लिए आज हम सब यहां पर एकत्र हुए हैं। मैं लखनऊ, सहारनपुर, मेरठ, बरेली, मुरादाबाद, अलीगढ़, आगरा, कानपुर, झांसी, बांदा, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, आजमगढ़,
गोरखपुर, बस्ती, अयोध्या और लखनऊ, इन सभी 18 मंडलीय मुख्यालयों पर, जिसमें मेरठ का विद्यालय बुलंदशहर में और झांसी का ललितपुर में संचालित है, मुरादाबाद निर्माणाधीन है और बरेली का भी निर्माणाधीन है, लेकिन एक साथ 18 जिला मुख्यालयों पर, उन मंडलीय मुख्यालयों पर 18 अटल आवासीय विद्यालय संचालित हो चुके हैं, जिसमें मुरादाबाद के बच्चे बुलंदशहर में और बरेली कमिश्नरी के बच्चे लखनऊ अटल आवासीय विद्यालय में भी अध्ययन कर रहे हैं। नए सत्र में, अगले नए सत्र में वे सभी अपने विद्यालयों में जाएंगे। इस अवसर पर नए शैक्षिक सत्र के लिए मैं आपको बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और याद रखना होगा, व्यक्ति हो या समाज, उसे सुशिक्षित किए बगैर आप सभ्य और समर्थ समाज और राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते। यानी एक सशक्त और समर्थ राष्ट्र की परिकल्पना साकार होगी जब समाज सुशिक्षित होगा, सभ्य होगा और अटल आवासीय विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता का मानक बने। एक इंटीग्रेटेड कैंपस शैक्षिक स्कूली शिक्षा का होना चाहिए, इसका माध्यम बने। बिना भेदभाव के समाज के हर तबके के बच्चे को उसकी जाति, उसका चेहरा, उसका क्षेत्र, उसकी भाषा पूछे बगैर उसका भी अधिकार होना चाहिए देश के संसाधनों पर, समाज के संसाधनों पर, सरकार के संसाधनों पर। यह अधिकार का एहसास दिलाने के लिए यह अटल आवासीय विद्यालय शिक्षा के एक मॉडल के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। आपने देखा होगा इन बच्चों के कार्यक्रम को भी। और अभी मैं एक औपचारिक रूप से 2 से 3 मिनट के लिए एक क्लासरूम में भी मैंने इन बच्चों के साथ थोड़ा इंटरेक्शन किया था। क्या प्रतिभा है! प्रतिभा जाति, मत और मजहब की बंधक नहीं होती। प्रतिभा कहीं भी पैदा हो सकती है, उसको उचित मंच देना, उसके लिए उचित अवसर उपलब्ध करवाना, और यही सरकार का दायित्व होना चाहिए। इस जाति के नाम पर लड़ाने वाले, समाज में सामाजिक न्याय के नाम पर सामाजिक वैमनस्यता पैदा करके देश के दुश्मनों को प्रोत्साहित करने वाले लोग एक गरीबी की दंश को क्या झेल पाएंगे, क्या समझ पाएंगे। इन लोगों ने, जिन्होंने शोषण किया हो, जिन्होंने अराजकता फैलाई हो, जिन्होंने कभी गरीबी नहीं देखी हो, उन लोगों से उम्मीद करना कि वे बीओसी बोर्ड से जुड़े हुए रजिस्टर्ड श्रमिक या इन निराश्रित बच्चों जिन्होंने कोविड कालखंड में अपने माता पिता या अभिभावक को खोया है, उन लोगों की पीड़ा को ये लोग कहां समझ पाएंगे। हिमाचल प्रदेश के संजौली मस्जिद मामले को लेकर सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हम इतने कमजोर नहीं हैं, हम अपने धार्मिक स्थलों की रक्षा कानून के दायरे में रहकर करेंगे और उनकी रक्षा करने के लिए हम खुद भी सक्षम हैं। वहीं ट्रेनों को डिरेल करने की साजिश पर बर्क ने कहा कि आज देश में जिस तरह से माहौल बना हुआ है उसे सुधारना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ राजनीति को चमकाने के लिए चल रहा है। बीजेपी और आरएसएस को इस राजनीति से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। ऐसा न करने पर आने वाले समय में बीजेपी इतिहास बनकर रह जाएगी। इस टाइम जो है भारतीय जनता पार्टी ने खाली सिर्फ वक्फ बोर्ड को लेकर ही नहीं, जब से सरकार बनी है उसकी राजनीति सिर्फ इसी चीज़ पे कायम है। और हमारे समुदाय, खासतौर से मुसलमानों को दबाने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं,
और हमेशा ज़्यादती जो करती आई है, चाहे वो वक्फ बोर्ड का मसला हो, चाहे मॉब लिंचिंग हो, चाहे बुलडोज़र हो। इस मसले को मैंने संसद के अंदर भी बहुत मजबूती से अपनी, जब मैं ये बोलने का मौका मिला था, मैंने बात रखी भी थी कि इस पे मौला रोकथाम होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए ऐसी सरकारों और अधिकारियों के खिलाफ जो इस चीज़ को, प्रथा को आगे बढ़ा रहे हैं। जहाँ तक मस्जिद का मसला है, मस्जिद के साथ साथ सारे धार्मिक स्थल, जब ये एक बार कानून बन चुका है, जो भी 1947 से पहले अस्तित्व में थे उनके साथ में कोई उंगली उठाने का, टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर करते हैं तो वो जो लोग ऐसे काम को अंजाम दे रहे हैं, वो लोग इसका मतलब संविधान पर भरोसा नहीं रखते, वो लोग इस देश के कानून पर भरोसा। खबर बरेली से है, जहां सिरौली पुलिस ने एसओजी और सर्विलांस टीम के साथ मिलकर बड़ी कार्रवाई की है। जहां पुलिस ने एक पीड़ित को धोखे से बुलाकर बंधक बनाकर उससे रंगदारी मांगने वाले तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि तीनों आरोपियों ने पीड़ित के बेटे से 10,000 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर करवाए थे, साथ ही उससे 50,000 रुपयों की मांग की थी। पकड़े गए अपराधियों के कब्जे से फर्जी पुलिस आई कार्ड, एक तमंचा समेत अन्य सामान भी बरामद हुआ है। दिनांक 10 व 11 सितंबर की रात्रि में वादी अमित सिंह पुत्र पुष्पेंद्र सिंह निवासी ग्राम शिवपुरी थाना सिरौली द्वारा थाना सिरौली पे तहरीरी सूचना दी गई कि उनके पिता को धोखे से बुलाकर कुछ व्यक्तियों द्वारा ANTF बता के पैसों की मांग की जा रही है। उक्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। तत्काल पुलिस द्वारा कार्रवाई कर पीड़ित व्यक्ति पुष्पेंद्र को सकुशल बरामद किया गया है। इस घटना में 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष रिमांड हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई थाना सिरौली द्वारा की जा रही है। वहीं झांसी के मऊ रानीपुर तहसील क्षेत्र के एक गांव में शमशान घाट न होने की वजह से लोगों को अंतिम संस्कार करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि इस परेशानी के चलते एक बुजुर्ग महिला की मौत के बाद उनके अंतिम संस्कार के लिए परिजनों ने एक झोपड़ी बनाई और फिर पॉलिथीन के सहारे महिला का अंतिम संस्कार किया, जिसकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। वहीं मृतका के परिजनों का कहना है कि गाँव में विकास के नाम की एक भी ईंट नहीं रखी गई है। इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमारे घर में अभी लाश रखी है, जो हमारी गाय है वो खत्म हो गई है। हाँ। तो यहाँ पे जो नया गांव है